साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। अपन ने कल एक टॉपिक देखा था, उसका नाम था यूरिया फॉर्मेशन। यकृत के अंदर ऑर्निथिन साइकिल के द्वारा अमोनिया से यूरिया का बनना यूरिया साइकिल या ऑर्निथिन साइकिल कहलाता है। उसके अंतर्गत जो यूरिया बना उसको बॉडी से बाहर निकालना है यूरिन की फॉर्मेशन के रूप में। तो अगला जो उसका स्टेप होगा, ये सारे मैकेनिज्म ऑफ एक्सक्रीशन में आ रहे हैं। अगला टॉपिक होगा यूरिन फॉर्मेशन। मूत्र का निर्माण कैसे होता है, यूरिन का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो देखो, सिंपल सी प्रक्रिया है, 3 पदों में पूर्ण होती है। सिंपल सी मतलब जटिल प्रक्रिया तो खूब है, परंतु अपने समझने के लिए सिंपल सा टॉपिक है। 3 प्रक्रिया होती हैं। देखो, सबसे पहले होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, हिंदी में लिखो तो परानिस्यंदन। दूसरा होगा सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन, वर्णात्मक या चयनात्मक पुनर्अवशोषण या पुनः अवशोषण, हिंदी में लिखना चाहो तो। और तीसरे नंबर पे होगी सीक्रेशन, स्त्रवण। ये प्रक्रिया वोमन कैप्सूल मेलपी की काय वाली बॉडी में होती है। ये दोनों प्रक्रिया जो नलिकाएं हैं उनके अंदर होती है। ठीक है, एक एक प्रक्रिया को अपन शुरुआत करेंगे। सबसे पहले अपन शुरू करेंगे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, देखो, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन शुरू करने से पहले कल मैंने एक सवाल पूछा था, उसका जवाब बड़ा पॉजिटिव आ रहा है। और भी जो साथी वीडियो तक पहुंचे उनको दे देना जवाब, या किन्होंने नहीं दिया है, वीडियो देख लिया तो वो भी अपना रिप्लाई देना। एक निवेदन हो रहा है आपसे, ये निवेदन ही है, कोई पाबंदी नहीं है। आपकी इच्छा हो तो इसको माने वरना ना माने। एक निवेदन है, आपको जो फ्री ऑफ कॉस्ट में सारे वीडियो मिल रहे हैं, कोई आपका चार्ज नहीं लग रहा, घर पे बैठे आराम से 20-25 मिनट का वीडियो देख लेते हो। और जहाँ तक वो तो आप बताओगे, बाकी मेरा ऐसा मानना है कि मैं कोशिश करता हूँ कि आपके पास बढ़िया से बढ़िया कंटेंट आए। खराब कंटेंट नहीं हो, अच्छे से अच्छा कंटेंट हो और आपके नोट्स शानदार बनते जाएं। लेकिन उस एवज के अंदर जो एक चैनल की ग्रोथ की उम्मीद होती है कि चैनल ग्रोथ करे, ऐसा सबको इच्छा होती है। मेरी भी इच्छा है कि चैनल थोड़ा सा बढ़े, और ये मेरा ही नहीं, आप सबका चैनल है। आप सब उसको अपना ही चैनल माने कि हाँ मेरा ही चैनल है, मैं इस पे वीडियो देखता हूँ, या इसको मेरे को इससे सफलता मिलनी है, तो आपका ही चैनल मान के इसकी ग्रोथ होगी तो आपको भी खुशी होगी। इस ग्रोथ के अंदर आप क्या कर सकते हैं, कोई साथी हैं जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। कुछ लोगों को शेयर कर सकते हैं, शेयर कर दें। और एक छोटा सा काम और करें, जिसके लिए निवेदन कर रहा हूं आपसे, कि आप जो वीडियो देखते हो तो कम से कम 2-3 ऐड आते हैं। 2 तरीके हैं आपके पास, या तो उनको स्किप कर दो या पूरा देख लो। अगर आप कुछ समय के लिए, अभी कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए, आप अगर वीडियो में जो ऐड है उनको स्किप ना करें, तो मुश्किल से आपके 2-3 मिनट तो खर्च होंगे। लेकिन उस स्किप नहीं करने से क्या होगा कि जो वीडियो होगा वो थोड़ा सा सर्चिंग में आएगा और थोड़ा पॉपुलर होगा वीडियो। तो जो मतलब यूट्यूब की एल्गोरिदम कैसे काम करती है कि वीडियो को वो सर्च में लाना चाहती है, लेकिन वो देखना चाहती है कि वीडियो में कंटेंट ठीक ठाक है क्या। और वो कैसे पता चलेगा, जब थोड़ी वीडियो की ग्रोथ होगी। और ग्रोथ कैसे होगी, जब उसमें एड्स देखे जाएंगे। तो जो वीडियो में ऐड आते हैं 2-3 मिनट के आते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। पूरा वीडियो देखते हो तो 2-3 ऐड आते होंगे, मेरे को पूरा आइडिया नहीं है, 2 आते हैं 3 आते हैं। तो उन 2-3 ऐड जो आते हैं उनमें मुश्किल से 2-3 मिनट लगती होंगी आपको। आप थोड़ा रिलैक्स हो जाओगे, इतनी देर में पीछे का थोड़ा रिवाइज कर लो जितना लिखा है, और उनको ऐड को पूरा देख लिया करो। निवेदन आपसे, ना देखो आप स्किप करो तो आपकी मर्जी है। और जो वीडियो डालो तो वीडियो को डालने के साथ देख लिया करो। कुछ लोग क्या करते होंगे, ऐसा सोचते होंगे कि वीडियो को डाउनलोड कर लेते हैं। अब वीडियो को डाउनलोड कर लेते हो, फिर वो ऐड वगैरह नहीं आते, तो फिर जो चैनल को तो कोई फायदा होता नहीं है। तो ऐसी ग्रोथ थोड़ी हो जाए चैनल की, थोड़ा सा पॉपुलर हो जाए। देखो, जितने ज़्यादा सदस्य बढ़ेंगे उतने मेरे पे प्रेशर आएगा कि हाँ मेरे को सिलेबस करवाना है, और उम्मीद भी रहती है कि हाँ चलो जितने बच्चों का फायदा होता है। और क्या पता कौन सा ऐसा स्टूडेंट है जिसकी बिल्कुल नीडी है, वो बिल्कुल उसको आवश्यकता है कि वो ऑनलाइन ही पढ़ रहा है या फिर ऑफलाइन नहीं पढ़ सकता। ऐसी परिस्थिति में उन बच्चों का फायदा होगा कहीं ना कहीं, तो सबका ही भला होना है, सबको एक दुआएं मिलेंगी। तो ये वाली बात है। ये थोड़ा सा आपसे निवेदन है कि जो ऐड आए ना, उनको थोड़ा सा आप कुछ महीनों के लिए पूरा देख लेने से चैनल की थोड़ी ग्रोथ हो जाए। ऐसे आपसे एक अपील है,
आपको ठीक लगे तो करें, वरना तो ना करें तो कोई बात नहीं है। खैर चलो टॉपिक पढ़ते हैं। पहला लेते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। और ये जो आपको मैंने बात बताई है ये आप अपने स्तर पे कर लें, आप मेरे को कमेंट करने की जरूरत नहीं है कि हाँ सर ठीक है हम वीडियो देख लेंगे, तो उसमें तमाम तरह के कमेंट आ जाएंगे, तो कमेंट की जरूरत नहीं है। जो रेगुलर स्टूडेंट है वो अपने आप समझ जाएंगे, बात को समझ जाना, और मेरे को पता चल जाएगा कि ऐड देखे जा रहे हैं ना, तो उसकी ग्रोथ जस्ट दूसरे तीसरे दिन में पता चल जाएगा कि कितने देखे जा रहे हैं और कितना वीडियो सर्च में आ रहा है। ठीक है, देखो चलते हैं। पहला टॉपिक है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, परानिस्यंदन। ये अपने की स्ट्रक्चर देखी थी, किसकी थी आपको याद आ रहा है तो, वोमन कैप्सूल की। इसके अंदर अभिवाही धमनी आ रही थी, इससे बाहर अपवाही धमनिका जा रही थी, अभिवाही धमनिका आ रही थी, अपवाही धमनिका जा रही थी, और यहाँ पर एक इसके कारण से इसका रक्त का एक गुच्छा बन रहा था। इस गुच्छे को क्या बोल रहे थे अपन, कोशिका गुच्छ या ग्लोमेरुलस। और ये क्या है, कैप्सूल। कैप्सूल कौन सा, खाने वाला नहीं, वोमन कैप्सूल, वोमन कैप्सूल। ये दो संरचनाएं मिलकर मेलपी की काय बना रही थी। ठीक है, तो देखो परानिस्यंदन में क्या होता है, सिद्धांत क्या होता है इसका, पॉइंट वाइज लिखो। देखो जो अभिवाही धमनी धमनिका या बोलोगे एफरेंट एट्रियोल का व्यास अधिक तथा अपवाही धमनिका का व्यास कम होने से क्या होगा, इसका व्यास कम हो गया, तो यहां पर जो वोमन संपुट है, वोमन संपुट की भित्ति पर रुधिर का क्या लगता है, दाब। क्यों, क्योंकि जितना रक्त आता है उतना जा नहीं पाता, और इस दबाव के कारण से रक्त छनकर कहाँ जाता है, छनकर समीपस्थ कुंडलित नलिका में आ जाता है। इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। जितना आया, एफरेंट आर्ट्रियोल है, इफरेंट आर्ट्रियोल है, जितना आया उतना जाता नहीं है। ये मोटी है और ये पतली है, इसलिए यहां पर रुकेगा, रुकेगा तो दबाव लगेगा, दबाव लगेगा तो क्या होगा, छनेगा। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं परानिस्यंदन। और जो छन गया ना, ग्लोमेरुलस से छना है, तो जो छना ना उसको बोलेंगे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। क्या बोलेंगे, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, या क्या बोल सकते हैं, कोशिका गुच्छ निस्यंद। तो ऐसा कह सकते हैं कि जो आपका रक्त इसमें आया, ये जो रक्त आया ना, ये रक्त इसमें आया, रक्त ही बाहर गया जाने को तो, ठीक है, पर जो आया ना उस ब्लड में से आपके आरबीसी, प्लाज्मा प्रोटीन और कोई कोलाइडल पार्ट, ये तो बच गए, ब्लड माइनस करके लेना, ये तो बच गए ब्लड में से। जब इनको निकाल दें, मतलब रक्त में से इनको निकाल दें, तो क्या बचेगा, उसको बोलेंगे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। अब ऐसा लिख लेना, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बराबर ब्लड माइनस आरबीसी प्लस प्लाज्मा प्रोटीन प्लस कोलाइडल पार्ट। तो रक्त में से ये तो बच गए छड़ने से, और इसमें से ये छड़ के जो आ गया ना, उसको क्या बोलेंगे, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बोलेंगे, कोशिका गुच्छ निस्यंद। ठीक है, अब देखो इस चीज को थोड़ा सा आप और अच्छी तरह से समझो। देखो
आपके अभी समझ में आएगा। 3 चीजें लिख रहा हूं, देखो 3 तरह के मैं दाब लिख रहा हूं। एक नाम लिख रहा हूं मैं GHP बराबर है, एक हो गया GHP ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। एक होता है BCOP ब्लड कैपिलरी प्रेशर, 2 हो गए। और एक होता है आपके CHP कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। एक बार के लिए आप ऐसा समझो कि ये जो छनके आया ना वो रक्त सारा ये है, जो मतलब छनके नहीं, जो आया है वो रक्त ये है। और इस रक्त के अंदर RBC वगैरह है, कोलेडल पार्ट है, प्रोटीन वगैरह है, ये कुछ मोटे मोटे अणु है। और ये इससे छन रहा है और छनकर इसके अंदर आ रहा है ये। तो छनकर इसमें आया तो इसमें भर गया, ये नीचे आ गया, नीचे आ जाएगा, फिर ये इसमें आ जाएगा समीपस्थ कुंडलित नलिका में, ये आ रहा है। ठीक है, अब देखो, अब समझो आप, इसमें जो ये जो डॉट डॉट नजर आ रहे हैं, मतलब जल है, खनिज लवण है, प्रोटीन है, अमीनो अम्ल है, ये जो चीजें हैं ना यहां पर, ये वाला कुछ है, अलग अलग प्रकार के रिएक्शन दिखाते हैं। इनमें से जो चीज पतली होगी, क्योंकि इस आपके जो कोशिका गुच्छ है ना, कोशिका गुच्छ पर, कोशिका गुच्छ के आगे, या बोल सकते हैं कैप्सूल पर, कैप्सूल पर 0.1 माइक्रोमीटर जो डायमीटर के है ना, डायमीटर के कई छेद होते हैं, कई छिद्र होते हैं, तो उन छिद्रों से कोई चीज छनती है। ठीक है, अब देखो इस रक्त के अंदर, इस एफरेंट आर्टरियोल या अभिवाही धमनिका से जो रक्त इसमें आया कैप्सूल के अंदर, उसमें से जो जो 0.1 माइक्रोमीटर से छोटे होंगे, पतले होंगे, वो तो छनना चाहेंगे। जो मोटे होंगे, कोलाइडल पार्ट होगा, वो नहीं छनना चाहेगा। तो जो छनना चाहते हैं ना, जो छनना चाहते हैं, पतले हैं, 0.1 को क्रॉस कर देंगे। आप देखो चालनी है, चालनी आपके पास चलनी है चाय वाली, उसके अंदर अपन ने चाय डाली, चाय बनाते हो आप सुबह, और चाय में चाय पत्ती वगैरह, चीनी वगैरह सब डालते हैं, फिर अपन उसको छानना चाहते हैं। तो चाय पतली है, ठीक है, उसमें से छनना चाह रही है, तो छनने के लिए क्या कर रही है, वो एक प्रेशर लगा रही है, उस चालनी पर प्रेशर लगा रही है और उसमें से छलना चाह रही है। तो जब वो छनेगी, निकलेगी, तो उसके द्वारा जो प्रेशर लगाया जाएगा उसको बोलेंगे ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, और इस प्रेशर का मान होता है 70 mmHg। कितना? 70 mmHg वो दाब होगा जिसके द्वारा कोई चीज पतली होगी वो छिद्रों में से छनना चाहेगी। ठीक है, अब उस चलनी के अंदर आप जब चाय को छानते हो तो चाय पत्ती भी है। अब चाय पत्ती का इतना व्यास है कि उन छिद्रों में से नहीं छन पाएगी, वो निकल नहीं पाएगी। इसका मतलब इसी में, इस रक्त में भी वो कोलोइडल पार्ट जो नहीं छन पाते हैं, जो मोटे होते हैं, वो छनने का विरोध करेंगे, क्योंकि वो छन नहीं पाएंगे। वो हैं इतने मोटे कि वो खुद तो छन नहीं पाएंगे, और वो दूसरा छनेगा उसका विरोध भी करेंगे, उसके आड़े आएंगे। आप किसी रेलवे स्टेशन पर ट्रेन में बैठना चाह रहे हो और वहां पर जबरदस्त भीड़ है, ऐसे लोग खड़े हैं कुछ जो ना तो ट्रेन में जाना चाहते हैं ना उतरना चाहते हैं, मतलब खड़े हैं वहां पर, ना तो स्टेशन के बाहर आना चाहते हैं ना ट्रेन में जाना चाहते हैं, वहां खड़े हैं। लेकिन अब आप घुसना चाह रहे हो तो आपके बीच में क्या कर रहे हो, विरोध तो पैदा करेंगे, क्योंकि आपके रास्ते में आएंगे वो, तो आपको जाने में जोर आएगा। तो यहां पर एक ही ऐसा प्रेशर है जो नहीं छन पाता है क्योंकि मोटा है, उसका मान क्या है, BCOP ब्लड कैपिलरी प्रेशर। कैपिलरी नहीं, कैपिलरी कोलाइडल, ब्लड कोलाइडल प्रेशर।
ऐसे ब्लड के अंदर कोलाइडल पार्ट जो कि प्रेशर क्रिएट करते हैं नहीं छड़ने का, और उसका मान होता है 30 mmHg। ठीक है, अब छड़ के यहां आ गई चीज। अब एक पतीले के अंदर या गिलास, मान लो गिलास के अंदर क्या है, आपने चलनी रख दी, गिलास के अंदर आपने चलनी रख दी, फिर कोई चीज चाय पत्ती छान रहे हो, चाय छान रहे हो। अब चाय छाने जा रहे हो, गिलास के अंदर चाय आ गई, वो तब तक छनती जाएगी जब तक गिलास भर नहीं जाए। जब गिलास के चालने की नलियों के टच हो गई ना चाय, उसके बाद आप ऊपर डालोगे तो ऊपर ही रह जाएगी, वो छनेगी नहीं। आई बात समझ में? वो कब छनेगी, जब गिलास में से कोई नीचे मान लो छेद और कोई चीज नीचे निकल रही है, इसका मतलब नीचे जैसे जैसे खाली होगा वैसे वैसे ऊपर से छनती जाएगी। आई बात समझ में? तो यहां पर भी क्या होता है, ये फिल्ट्रेशन पहले से कुछ गुच्छे के अंदर जो छन के कोई चीज आई ना, वो यहां पर इकट्ठी हो गई, तो ये जो चीज छन गई ना, वो फिर और ऊपर आएगी, उसका विरोध करेगी आने का, क्योंकि वो टच कर रही है। तो इसका मान होगा, वो होगा CHP, कैप्सुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, और ये होता है 20 mmHg। इतनी देर में आपकी ये बात समझ में आ गई होगी कि 70 mmHg वो दाब है जो छड़ना चाहता है, 30 mmHg वो कोलाइडल प्राप्त पदार्थ हैं जो नहीं छन सकते, और 20 mmHg वो दाब है जो छन चुका है और छन रहा है, उसका विरोध कर रहा है क्योंकि बीच में आड़े आ रहा है। तो इसके हिसाब से इन सब का मान निकलने के बाद एक प्रेशर निकलता है, इसको बोलते हैं EFP, मतलब इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर, और इसका मान आएगा, ये तो आना चाह रहा है और ये दोनों विरोध कर रहे हैं, तो इसका मान, इन दोनों के मान को जोड़कर इसमें से घटा दें तो मान आ जाएगा। मतलब EFP बराबर क्या हो जाएगा, GHP माइनस BCOP प्लस CHP। ठीक है, तो यहां पर कितना 70, यहां पर 30 प्लस 20, तो बराबर 70 माइनस 50 बराबर 20 mmHg वो इफेक्टिव प्रेशर है जिसके द्वारा फिल्ट्रेशन का काम होता है, परानिस्यंदन का काम होता है। अगर ये 0 होता ना, इसका मतलब जो चीज थी वहीं की वहीं रह जाती, ना तो इधर से इधर आती ना इधर से इधर जाती, कोई कुछ नहीं होता, नहीं कोई छन पाती। पर 20 mmHg के कारण से कोई चीज क्या हो जाती है, छन जाती है। अगर ये बीच में नहीं आए भाई, एकदम पतली कोई चीज हो, आप देखो एक चालनी के ऊपर आप पानी डालो और नीचे ऐसे जमीन पे खड़े हो जाओ, चालनी ले लो, पानी डालो, कोई प्रेशर नहीं है, फटाफट आप पानी डालते जाओ, तुरंत छनता जाएगा नीचे। ठीक है, वो पानी की जगह आप दही ले लो तो कुछ गाढ़े पदार्थ हो जाएंगे, गाढ़ा दही ले लो, डालोगे चलनी में पूरा नहीं छन पाएगा। और वही आप उसको एक पतीले पे रख दो तो नीचे से पहले बढ़ता जा रहा है, तो फिर वो दबाव क्रिएट करेगा। इसका मतलब इस दाब के कारण से कोई चीज क्या हो जाती है, छन जाती है, और उसी को बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, कोशिका गुच्छ निस्यंद। और इसका मान जो होता है, इफेक्टिव प्रेशर होता है, वो होता है 20 mmHg। ये जो जितने भी वर्गाणु हैं, जितने भी नेफ्रॉन हैं, पर डे बताया था पहले आपको, पर डे 180 लीटर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट करते हैं। और ये 180 लीटर सारा का सारा यूरिन नहीं बन सकता, 180 लीटर में से 178.5 लीटर क्या करते हैं, पुनः रीएब्जॉर्ब कर लिया जाता है, जिसको अपन दूसरे पॉइंट पे पढ़ेंगे। अब अगला पॉइंट लेते हैं, दूसरा क्या, रीएब्जॉर्प्शन। सेलेक्टिवली रीएब्जॉर्प्शन, वर्णनात्मक सेलेक्टिवली इसलिए बोला कि सभी चीजों का पुनर्अवशोषण नहीं होता, जो काम की चीजें हैं उनका पुनर्अवशोषण होता है। अब आपने देखा कि इसके अंदर छनकर 180 लीटर आ गया, और इस 180 लीटर को क्या करना है, पुनर्अवशोषित करना है। कितना, इसमें से 178.5 लीटर वापस निकालकर किसको दे देना है, एफरेंट के बाद में ईफरेंट में ना, ईफरेंट को दे देना है वापस। तो उसको क्या बोलते हैं, दूसरा पॉइंट आ जाएगा सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। अब देखो, ये सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन कहां कहां हो सकता है, सभी नलिकाओं में होगा। तो सबसे पहले अलग अलग स्थान पे होगा ना, सबसे पहले पीसीटी में, ऐसा बोल सकते हैं सबसे ज्यादा 60 से लेकर 80% तक यही हो जाता है। कहां कहां पर देखो क्या क्या होता है,
इसका इसका मतलब क्या हुआ कि जो छन्नित्र है ना, छन्नित्र में से आवश्यक पदार्थ वापस अपवाही धमनिका को देना क्या कहलाता है? सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। देखो क्या क्या आ जाएगा, क्या क्या वापस देना है। अगर मान लो छनकर आ गया ग्लूकोज, अगर आ गए विटामिन, काम की चीजें है ना सारी, अगर आ गए अमीनो एसिड, प्रोटीन तो नहीं है पर अमीनो एसिड आ जाते हैं, अगर आ गए कोई हार्मोन, अगर आ गए खनिज लवण, अगर आ गए कीटो एसिड, अगर आ गया जल, ये सारे के सारे तो सक्रिय अवशोषण द्वारा दिए जाते हैं और ये दिया जाता है निष्क्रिय अवशोषण द्वारा। मतलब इसकी मात्रा तो इतनी है अपने आप ही हो जाएगा और इनको एनर्जी लगेगी, यहाँ पर एनर्जी के साथ में इनको ट्रांसफर कर दिया जाएगा कहाँ पर? आपके नलिका से रक्त के अंदर। ठीक है, ये वाली बात क्लियर हो गई। इनको बोलते हैं आपके 60 से 80% रीअब्जॉर्प्शन हो गया पीसीटी में। मैं एकदम सिंपल बता रहा हूँ, आपको थ्योरी नहीं लिखा रहा बहुत। 2 नंबर पर चलो, हेलने का लूप। 2 भुजा थी आपको पता है, पहली भुजा कौन सी? अवरोही, लिखाया था मैंने। क्या लिख दोगे? जल का पुनर्अवशोषण। मतलब क्या है? ये जल के लिए पारगम्य है, ट्रांसपेरेंट है। 2 नंबर पर आरोही, जो बच गया ना, लगभग 20 से 30%, 20 से 30%। आरोही भुजा, आरोही भुजा किसके लिए? NaCl के लिए पुनर्अवशोषण। एक और लिख लो सूत्र, हेलने लूप अनुक्रमानुपाती जल का पुनर्अवशोषण। जितना बड़ा हेलने लूप होगा उतना ही पुनर्अवशोषण जल का अधिक हो जाएगा। ये 3 जगह हो गए। हेलने के लूप के बाद में आता है 3 नंबर पे DCT, सोडियम का क्लोराइड का पुनः अवशोषण। बच गया कोई तो, कम होता है पर बच गया जो उनका हो जाता है, इन दोनों का। और जल का पुनः अवशोषण सामान्य परिस्थिति में जरूरत नहीं पड़ती, परंतु किसी में ज्यादा चीज जा रही है तो किसकी क्रिया से? ADH हार्मोन की उपस्थिति में, की प्रेजेंस में। ठीक है, एक हार्मोन होता है ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। नाम दूसरा क्या लिखो? वेसोप्रेसिन। ये हार्मोन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे तो और डिटेल में आ जाएगा, वहां पर दोबारा रिवीजन हो जाएगा। एक लाइन के रूप में लिखा बता देता हूं आपको। देखो, जब आपके किसी कारण से सक्रिय पीसीटी में और हेलने के लूप से भी जल अवशोषित होना रह गया और वो कहां पहुंच गया? DCT। ऐसी परिस्थिति में क्या होता है? रक्त में घुलकर ये जो ADH हार्मोन काम करता है और यह ADH हार्मोन की जब कार्यशीलता बढ़ जाती है, इसका काम बढ़ जाता है, तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा कि ADH हार्मोन जितना निकलेगा उतना ही क्या करेगा? जल के पुनर्अवशोषण को कर देगा DCT के अंदर। तो सीधा सीधा इतनी बात बोल सकते हो आप कि ADH की मात्रा मतलब ADH की मात्रा बढ़ेगी तो मूत्र की मात्रा कम होगी, इसकी बढ़ेगी ऐसा लिख लो आप, तो इसकी मात्रा बढ़ेगी तो इसकी मात्रा कम होगी। अब ADH की मात्रा
कम तो मूत्र की मात्रा ज्यादा। एक तरीके से तो ऐसे लिख सकते हो। एक दूसरा लिख सकते हो कि ADH की मात्रा ज्यादा तो DCT में पुनर्अवशोषण ज्यादा, और ADH की मात्रा कम तो DCT में पुनर्अवशोषण भी कम। ठीक है, अगर जरूरत पड़ गई ना कि ADH तक नौबत आ गई तो ADH क्या करेगा, DCT में एब्जॉर्प्शन कर लेगा, रीअब्जॉर्प्शन कर लेगा आपके पानी का, जिससे ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। अगर ऐसा कुछ कम हो जाए, अगर ये ऐसी स्थिति है ना, ये वाली स्थिति, इधर के हिसाब से ये वाली स्थिति और इधर के हिसाब से ऐसी स्थिति, ठीक है, तो ऐसी परिस्थिति में जल का ज़्यादा निष्कासन होगा बॉडी से, क्योंकि वो एब्जॉर्ब नहीं हो रहा। मूत्र ज़्यादा बनेगा, मूत्र का मतलब यहाँ पर जल की मात्रा ज़्यादा है तो यूरिन का ज़्यादा फॉर्मेशन होगा। ऐसी परिस्थिति में जो स्थिति कहलाती है उसको बोलते हैं पोलीयूरिया, बहुमूत्रता या बहुभुजता भी बोलते हैं, यूरिया को भुजता भी बोलते हैं। तो बहुभुजता या बहुमूत्रता, मूत्रलता बोल सकते हैं इसको। ये वाली स्थिति होगी जब ये वाला कंडीशन आ जाएगी। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट आता है अपना तीसरा, सीक्रेशन, स्त्रावण। देखो कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो कि यहां से नलिकाएं आती हैं, जब यहां से वापस आती है ना, उस परिस्थिति में छन नहीं पाते, इसमें रह जाते हैं। तो ऐसा कह सकते हैं कि रक्त नलिका में छनने से रह गए पदार्थों को नेफ्रॉन में स्थानांतरण क्या कहलाता है, स्त्रवण कहलाता है। क्या क्या पदार्थ हो सकते हैं इसमें, इसमें आपके हो सकता है हिप्यूरिक अम्ल, इंपॉर्टेंट है ये बात, ठीक है, हिप्यूरिक अम्ल है। और दवाइयाँ वगैरह कोई रह गई, मान लो नहीं छनी है, ड्रग्स, दवाइयाँ आ गई, ड्रग्स में नाम आ गए तो। और एक आ जाता है क्रिएटिन। ये सब पदार्थ हैं जो कि अभी रह गए किसमें, उन रक्त नलिकाओं में, उनको सीधा सीधा ट्रांसफर कर दिया जाता है। कहाँ पर, आपके लगभग तो DCT में डालते हैं अधिकतर, तो बस कुछ चीज़ें आपके PCT में और उनमें भी डाल दी जाती है, पर अधिकतम जो चीज़ें हैं ना, सबसे ज़्यादातर स्त्रवण की क्रिया होती है DCT में ज़्यादा, लगभग सारी इसी में होती है। कुछ मात्रा में आपके PCT और हेनले लूप के अंदर भी ट्रांसफर कर दिया जाता है। अब देखो एक आता है थ्रेशोल्ड मटेरियल। ये जो पुनर्अवशोषण की प्रक्रिया होती है ना, वो इस थ्रेशोल्ड मटेरियल पर डिपेंड करती है। मतलब इसको बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं देहली पदार्थ। इसके समझ आओ, देखो आप, एक होता है उच्च देहली पदार्थ, दूसरा होता है निम्न देहली पदार्थ, और तीसरा होता है अदेहली पदार्थ। मतलब हाई थ्रेशोल्ड मटेरियल, लो थ्रेशोल्ड मटेरियल और ए थ्रेशोल्ड मटेरियल। ये छन्ने वाले परानिषेधन की प्रक्रिया इन पदार्थों पर निर्भर करती है। देखो जो हाई थ्रेशोल्ड पदार्थ होंगे ना, जैसे एग्जांपल ग्लूकोज, विटामिन, अमाइनो एसिड, कीटो एसिड, इनका क्या हो जाता है, पूर्ण रूप से पुनर्अवशोषण हो जाता है। पूर्ण पुनर्अवशोषण हो जाना चाहिए। अगर कोई स्वस्थ व्यक्ति है, बीमारी है तो निकलेगा तो वो रोग होगा, फिर स्वस्थ व्यक्ति में पुनर्अवशोषण हो जाएगा पूरा। निम्न देहली पदार्थ के अंदर आएंगे आपके, निम्न देहली पदार्थ के अंदर आ जाएंगे आपके जल व खनिज लवण। ये कभी ज्यादा कभी कम इस प्रकार से परिवर्तन भी होते रहते हैं और पूरे के पूरे अवशोषित नहीं होते, कुछ चले भी जाते हैं, कुछ अवशोषित हो जाते हैं। ठीक है, अदेहली पदार्थ वो किसी भी सूरत में पुनर्अवशोषण का नहीं होना चाहिए, उनको बोलते हैं अदेहली पदार्थ। जैसे यूरिया है,
यूरिक एसिड है, क्रिएटिन सल्फेट है, ये सब। तो इनका तो पुनर्अवशोषण नहीं होना, तो जिनका पुनर्अवशोषण नहीं होना उनको बोलते हैं एडेली, ए थ्रेशोल्ड। जिनका पुनर्अवशोषण हो जाता है और कुछ नहीं होता उसको बोलते हैं निम्न, और जिनका पूर्णतः पुनर्अवशोषण हो जाता है उसको बोलते हैं हाई थ्रेशोल्ड मटेरियल, ग्लूकोज, विटामिन, अमीनो एसिड, कीटो एसिड। इस प्रकार से ये जो है आपके यूरिन का फॉर्मेशन हो गया तीनों प्रक्रियाओं के तहत, अल्ट्राफिल्ट्रेशन, उसके बाद में आपके सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन और सबसे लास्ट में सीक्रेशन। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।